जय हिंद दोस्तों। आज जो हम सब्जेक्ट शुरू करने वाले हैं वो है हमारा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। कुछ लोग इस सब्जेक्ट को सोम भी बोलते हैं यानी कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, और कुछ लोग इस सब्जेक्ट को मोस भी बोलते हैं जिसको बोलते हैं मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड। तो यानी कि सब लोग इस सब्जेक्ट को क्या है कि अलग अलग नाम से बुलाते हैं, जो जिसको अच्छा लगता है वो उसको बुला सकता है। कुछ सिविल में इसको सोम बोलते हैं, तो वहीं पर मैकेनिकल में इसको मोस भी बोलते हैं। तो ये सब्जेक्ट हमारा वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। अगर हम बात करें एसएससी जेई में, तो एसएससी जेई में भी 5 to 6 मार्क्स के क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं, कई बार ज़्यादा भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। और अदर स्टेट एई जेई एग्ज़ाम के लिए बेस सब्जेक्ट हमारा माना जाता है। यानी कि अगर बात करें तो वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट ये हमारे लिए होने वाला है। तो इसमें आज हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं मैं आप लोग को बता देता हूँ, यानी कि आगे हम क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले तो हम समझेंगे कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल होता क्या है। यहाँ पे एक इमेज भी मैंने इंक्लूड की है, तो आप समझ पा रहे होगे, रिलेट कर पा रहे होगे कि कहीं ना कहीं हम स्ट्रेंथ को ही चेक करने वाले हैं। तो जो हमारा चैप्टर वाइज रहेगा, पहला चैप्टर जो इसमें रहेगा, फर्स्ट चैप्टर प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल रहेगा। स्ट्रेस एंड स्ट्रेन सेकंड चैप्टर रहेगा। शियर स्ट्रेस एंड बेंडिंग मोमेंट, जिसमें आप एसएफटी और बीएमडी बनाना सीखेंगे। डिफ्लेक्शन ऑफ बीम रहेगा, जो कि हमारा फोर्थ चैप्टर रहेगा। प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रेस एंड प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रेन रहेगा। थ्योरीज ऑफ फेलियर भी रहने वाला है। बेंडिंग स्ट्रेस यहाँ पे होने वाला है। शियर स्ट्रेस, कंबाइंड स्ट्रेस होंगी, कॉलम्स भी यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं। एडवांस टॉपिक की बात करें तो कुछ एडवांस टॉपिक भी हम पढ़ेंगे, जैसे कि स्प्रिंग हो गया, टॉर्जन ऑफ सर्कुलर शाफ्ट हो गया, थिक एंड थिन सिलेंडर हो गया। तो ये टॉपिक जो एडवांस है वो भी हम अपने इस लेक्चर में कवर करेंगे। यानी कि ये जो लेक्चर रहेगा हमारा, वो मैं टारगेट कर रहा हूँ जेई एग्ज़ाम को, और जो स्टेट के एई एग्ज़ाम होते हैं उनको लेकर के मैं ये लेक्चर अपना बना रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं गेट वालों के लिए और ईएससी वालों के लिए भी ये लेक्चर क्या है, इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे हम बेसिक टू एडवांस चीज़ें डिस्कस करेंगे। लेकिन जेई और एई के लिए अगर हम बात करें तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है। अगर आप किसी भी स्टेट के एई की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो यूपी पीएससी एई हो या फिर कोई भी अदर स्टेट का हो, या फिर स्टेट का जेई एग्ज़ाम हो, रेलवे का जेई एग्ज़ाम हो, या फिर एसएससी का जेई एग्ज़ाम हो, तो कोई भी जेई या फिर एई एग्ज़ाम है उसके लिए वन ऑफ द बेस्ट लेक्चर ये आप लोग का होने वाला है। तो चलिए अपना स्टार्ट करते हैं, कुछ बेसिक से स्टार्ट करेंगे। देखिए, सबसे पहले बेसिक में अगर हम बात करें तो यहाँ पे आ जाता है मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इस सब्जेक्ट का नाम जो होगा, कुछ लोग इसको मोस बोलेंगे तो कुछ लोग इसको सोम बोलेंगे। तो मोस की बात करें तो मोस जो होता है हमारा मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड। तो इसमें एक वर्ड नज़र आ रहा है हमको मैकेनिक्स। तो पहले हम बात करेंगे मैकेनिक्स की। तो मैकेनिक्स की अगर हम देखें तो द स्टडी ऑफ फोर्सेस एंड इट्स इफेक्ट ऑन द बॉडी इज़ नोन एज मैकेनिक्स। यानी कि मैकेनिक्स है क्या, मान लीजिए कोई भी बॉडी है, कोई भी बॉडी, ये कोई बॉडी थी हमारे पास, या फिर ये कोई बॉडी है। अगर आप इस बॉडी पे कोई भी फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए ये फोर्स आप अप्लाई कर रहे हैं, तो कोई भी अगर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो इस फोर्स को अप्लाई करने के बाद इस बॉडी में क्या चेंजेस आएंगे, इस बॉडी पे क्या इफ़ेक्ट होगा इन फोर्सेस का, उसको हम क्या बोलेंगे, मैकेनिक्स के अंदर हम उसकी स्टडी करेंगे। यानी कि अगर हम मान लीजिए कि इस पे हम कुछ इस तरीके से फोर्स लगाएं, फोर्स है क्या, एक्चुअली में फोर्स की डेफिनेशन अगर कोई पूछे है क्या, तो फोर्स हम पढ़ते आ रहे हैं 9th-10th क्लास से हम पढ़ते हैं यार, फोर्स क्या होता है, पुश एंड पुल। पुश एंड पुल क्या होता है, फोर्स अभी भी वही पुश एंड पुल रहेगा, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं होने वाला फोर्स में। जो बेसिक डेफिनेशन हम तब पढ़ते थे आज भी हम वही पढ़ेंगे। पुश एंड पुल क्या होता है, फोर्स होता है। तो मान लीजिए कि ये कोई बॉडी है, तो इस बॉडी पे आप कोई फोर्स लगाइए, तो या फिर आप ऐसे कोई फोर्स लगाइए, तो जब भी आप इस बॉडी पे कोई फोर्स लगाएंगे तो इस बॉडी में क्या है, कुछ ना कुछ चेंजेस होंगे। मान लीजिए कि ये कोई बॉडी थी, ठीक है, आपने यहाँ पे इस बॉडी पे फोर्स लगाया, तो ये बॉडी डिस्प्लेस होकर के कहाँ आ जाएगी, यहाँ आ जाएगी। तो बॉडी में कुछ ना कुछ क्या होंगे, चेंजेस होंगे। तो फोर्स अप्लाई करने के बाद बॉडी में क्या चेंजेस हो रहे हैं, इस चीज़ की जो हम स्टडी करते हैं वो किस में करते हैं, मैकेनिक्स में करते हैं। तो आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा मैकेनिक्स क्या होता है। अब देखिए, ये जो फोर्स आपने अप्लाई किया था, अब ये किसी भी बॉडी पे अप्लाई कर सकते हो। आप चाहो तो उसको रिजिड बॉडी पे अप्लाई कर सकते हो, आप चाहो तो उसको डिफॉर्मेबल बॉडी पे अप्लाई कर सकते हो, आप चाहो तो उस फोर्स को फ्लूइड पे अप्लाई कर सकते हो, आप चाहो तो उस फोर्स को सोइल पे अप्लाई कर सकते हो। यानी कि जहाँ पे भी चाहो आप उस फोर्स को अप्लाई कर सकते हो। अब देखो, जैसे जैसे हम फोर्स को अप्लाई करते जाते हैं वैसे वैसे हम उस चीज़ को अलग अलग सब्जेक्ट्स में डालते जाते हैं।
जैसे कि सबसे पहले आता है हमारे पास मैकेनिक्स ऑफ रिजिड बॉडी। तो मैकेनिक्स ऑफ रिजिड बॉडी हमको ये बोलता है कि अगर आप जो फोर्स अप्लाई कर रहे हो वो रिजिड बॉडी पे अप्लाई कर रहे हो, तो वो आप लोग का जो सब्जेक्ट हो जाएगा वो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स हो जाएगा। यानी कि उस चीज़ की जो आप स्टडी करोगे वो किस में करोगे, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में करोगे। वहीं पर अगर आप फोर्स जो अप्लाई कर रहे हो और उसके इफ़ेक्ट को जो कंसिडर कर रहे हो, यानी कि फोर्स अप्लाई करने के बाद उस बॉडी में क्या क्या चेंजेस होंगे, अगर आप उसकी स्टडी कर रहे हो डिफॉर्मेबल बॉडी पे, तो वो आप लोग का किसके अंदर आएगा, सोम के अंदर आएगा, जिसको हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल बोलेंगे। वहीं पर अगर आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो किसी भी फ्लूइड पे और कंसीडर कर रहे हो कि फ्लूइड पे फोर्स अप्लाई करने के बाद क्या उसमें चेंजेस आ रहे हैं, तो वो जो सब्जेक्ट आप लोग का हो जाता है वो मैकेनिक्स ऑफ फ्लूइड हो जाता है, या जिसको हम एफएम भी बोलते हैं, फ्लूइड मैकेनिक्स भी बोलते हैं। वहीं पर अगर आप उस फोर्स को सोइल के ऊपर अप्लाई करते हो, सोइल्स के पार्टिकल के ऊपर अप्लाई करते हो, तो हम देखते हैं कि जो सोइल्स के पार्टिकल्स होते हैं उनमें क्या चेंजेस आएंगे, तो वो हमारा कौन सा सब्जेक्ट हो जाता है, सोइल मैकेनिक्स हो जाता है या फिर मैकेनिक्स ऑफ सोइल हो जाता है। तो आई होप आप लोग को क्लियर हो रहा होगा कि मैकेनिक्स क्या होता है और इन मैकेनिक्स का हम कैसे कैसे यूज़ करते हैं। अब हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो स्टार्ट करने वाले हैं मैकेनिक्स ऑफ डिफॉर्मेबल बॉडी, यानी कि मैकेनिक्स ऑफ डिफॉर्मेबल बॉडी स्टार्ट करेंगे, जो हमारा सब्जेक्ट है सोम। और हम इसमें देखेंगे कि जब भी हम किसी भी डिफॉर्मेबल बॉडी पर फोर्स अप्लाई करते हैं तो इन फोर्सेस की वजह से उस बॉडी में क्या क्या चेंजेस होते हैं, और उन चेंजेस को हम आगे कंसिडर करके अपना उनका यूज़ करेंगे, क्योंकि इसी को हम बेस मान के आगे अपना स्ट्रक्चर सब्जेक्ट पढ़ेंगे, इसी को बेस मान के हम आगे अपना आरसीसी सब्जेक्ट पढ़ेंगे, इसी को बेस मान करके हम अपना आगे डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो भी सब्जेक्ट हम आगे पढ़ने वाले हैं वो इसी को बेस मान करके पढ़ने वाले हैं। और इससे पहले हम जो पढ़ते थे वो मैकेनिक्स पढ़ते थे। तो अगर आप लोगों की डिमांड आएगी तो मैं मैकेनिक्स भी आप लोग को एकदम कॉन्सेप्ट वाइज करा दूंगा। तो वो आप लोग के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग का रेस्पॉन्स कैसा रहता है। लेकिन मैं आप लोग को इस लेवल का पढ़ाऊंगा। देखो, पढ़ाते तो सब हैं, ठीक है, और सभी का अपना भी तरीका होता है पढ़ाने का। तो एक बार सबसे पढ़ा है तो एक बार थोड़ा सा हमसे भी पढ़ के देख लो, क्या पता चीज़ें क्लियर हो ही जाएं। ठीक है, चलिए देखिए, अभी मैंने आप लोग को बताया अगर हम फोर्स को अप्लाई करें रिजिड बॉडी पे तो वो मैकेनिक्स हो जाता है, और अगर हम फोर्स को अप्लाई करें डिफॉर्मेबल बॉडी पे तो वो हमारा क्या हो जाता है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल हो जाता है। तो हम समझेंगे रिजिड बॉडी क्या होता है और डिफॉर्मेबल बॉडी क्या होता है। हम कैसे पता करेंगे कि कोई भी बॉडी रिजिड है, और कैसे पता करेंगे कि ये बॉडी हमारे पास डिफॉर्मेबल बॉडी है, यानी कि हम कैसे पता करेंगे कि हम इस टॉपिक को, इस क्वेश्चन को मैकेनिक्स की हेल्प से सॉल्व करें, या फिर इसको हम स्ट्रेंथ ऑफ मैकेनिक्स जो है हमारी, या स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल जिसको मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड या सोम में ले जा करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, कैसे हम कंसीडर करेंगे। तो देखिए, रिजिड बॉडी को हम कैसे पहचानेंगे। तो रिजिड बॉडी को पहचानने का तरीका क्या होता है कि मान लीजिए कोई भी बॉडी है, तो उस बॉडी के, पहले इसको डेफिनेशन को पढ़ लेते हैं। पार्टिकल मेंटेन सेम डिस्टेंस आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। देखिए, अगर कोई भी बॉडी है, ये कोई भी बॉडी है, तो ये बॉडी क्या है, किसी ना किसी पार्टिकल से मिलकर के बनी हुई होगी, यानी कि जो भी बॉडी होगी वो उसी के पार्टिकल से मिलकर के बनी हुई, क्योंकि ये मैटर है, और मैटर क्या है, सेम टाइप्स के जो पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स होते हैं उनसे मिलकर बना हुआ होगा। तो अगर आप इस बॉडी को क्या करते हो, कंप्रेस करने की कोशिश करते हो, इधर से फोर्स लगाया, एक इधर से फोर्स लगाया, एक इधर से फोर्स लगाया, और एक इधर से फोर्स लगाया, तो जब आप इस बॉडी पे फोर्स अप्लाई कर रहे हो, और जो इसके मॉलिक्यूल्स हैं जिनसे मिलकर के ये बॉडी बनी हुई है, और उन मॉलिक्यूल्स के बीच कुछ ना कुछ क्या होता है, गैप होता है, कुछ ना कुछ क्या होता है, गैप होता है। इन पार्टिकल के बीच क्या होगा, कुछ ना कुछ गैप होगा। अगर ये गैप आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स एंड बिफोर द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स सेम रहता है, तो हम उस बॉडी को बोलेंगे कि ये बॉडी हमारी कैसी है, रिजिड बॉडी है। कहने का मतलब ये है कि अगर मान लो ये बॉडी थी, आपने फोर्स लगाने से पहले इनके बीच का गैप मान लो 2 यूनिट था, कोई भी हो सकता है, कोई भी यूनिट हो सकता है, ठीक है। इनके बीच का जो गैप था वो मान लो कितना था, 2 यूनिट था। अगर आपने फोर्स लगाया और फोर्स लगाने के बाद भी इनके बीच का जो गैप है वो 2 यूनिट ही रहा, यानी कि जो मॉलिक्यूल्स हैं वो अपनी पोजीशन से डिस्प्लेस नहीं हुए, अपनी पोजीशन को उन्होंने बनाए रखा फोर्स लगाने के बाद भी, तो ये आप लोग की बॉडी कैसी हो जाएगी, रिजिड बॉडी हो जाएगी। तो आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा रिजिड बॉडी क्या होती है। अब एक मैं क्वेश्चन आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, ये बताइए, जो हमारा घर होता है उसकी जो वॉल होती हैं, ठीक है, वो रिजिड बॉडी होती है या नहीं,
ये क्वेश्चन मुझे आप लोगों से चाहिए कमेंट बॉक्स में कि जो घर की जो दीवारें होती हैं, वॉल होती हैं, क्या वो रिजिड बॉडी होती है? इस चीज़ का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। नेक्स्ट चीज़ बात करेंगे रिजिड बॉडी की, तो याद रखना रिजिड बॉडी पे हमारा क्या होता है, नेट फोर्स जो होता है वो जीरो नहीं होता है, नेट फोर्स नॉट इक्वल टू जीरो। इन बॉडीज़ में हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है, जैसे कि एग्जाम्पल से समझते हैं। देखो मान लो कि ये कोई बॉडी थी हमारे पास, इस बॉडी पे मैंने क्या करा, ईस्ट डायरेक्शन में एक फोर्स लगाया 10 न्यूटन का, 10 किलो न्यूटन का, और वेस्ट डायरेक्शन में एक फोर्स लगाया 5 किलो न्यूटन का। अब देखो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो फोर्स हमारा कैसा होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। अगर वेक्टर क्वांटिटी होता है तो ये डिपेंड करेगा डायरेक्शन के ऊपर। किसके ऊपर डिपेंड करेगा? डायरेक्शन के ऊपर। तो हम करते क्या हैं, जब इसको हम सोल्व करते हैं तो जो हमारे ईस्टवर्ड फोर्स होते हैं उनको हम प्लस के ले लेते हैं, और जो वेस्टवर्ड फोर्स होते हैं उनको हम क्या ले लेते हैं, माइनस के ले लेते हैं। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे नेट फोर्स निकालेंगे तो 10 न्यूटन प्लस का हो गया 10 किलो न्यूटन, 5 किलो न्यूटन माइनस का हो गया। तो जब 10 में से 5 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 5 किलो न्यूटन। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि जब आपने नेट फोर्स निकाला इस बॉडी पर तो कुछ ना कुछ नेट फोर्स की वैल्यू आई, यानी कि यहाँ पे नेट फोर्स क्या है आप लोग का, जीरो नहीं आया। तो अगर बॉडी पे नेट फोर्स जीरो नहीं होता है तो वो बॉडी हमारी कैसी होगी? रिजिड बॉडी होगी। बॉडी कैसी होगी? रिजिड बॉडी होगी। और उस बॉडी में हमारा क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट होगा। उस बॉडी में क्या होगा सर? हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा। डिस्प्लेसमेंट कैसे होगा? अब जब आपने इस पर नेट फोर्स देखा तो 5 किलो न्यूटन का आया, तो ये 5 किलो न्यूटन का फोर्स क्या करेगा, इस बॉडी को यहाँ से उठा करके आगे ले जाएगा। इस बॉडी को आगे ले जाएगा, क्योंकि ये तो कम है, 5 किलो न्यूटन का फोर्स 10 किलो न्यूटन का ज़्यादा है। तो जिस डायरेक्शन में ज़्यादा फोर्स लगेगा बॉडी उसी डायरेक्शन में मूव करेगी। तो ये बॉडी यहाँ से उठ करके क्या होगी, यहाँ पे आ जाएगी। तो जब बॉडी यहाँ पे आ जाएगी तो बॉडी में कुछ ना कुछ क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट। इसीलिए हम बोलते हैं कि जो रिजिड बॉडी होती है उनमें कुछ ना कुछ क्या हो जाता है? डिस्प्लेसमेंट आप लोग का हो जाता है। क्लियर? आई होप आप लोग को क्लियर हुआ होगा। देखिए इरेज यार ये इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि आप लोग को नोट्स भी तो देने हैं ना, तो अगर नोट्स देंगे तो फिर ये चीज़ें हम इसमें से इरेज कर दे रहे हैं जो फालतू की चीज़ें हैं, ठीक है। बाकी आप लोग को नोट्स मिल जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे एक नोट पॉइंट है ये आप लोग का, एनी बॉडी इन नेचर इज़ नॉट रिजिड। कोई भी बॉडी नेचर में रिजिड नहीं होती, बस हम उसको अपने एजम्पशन के तौर पर कंसिडर करके चल लेते हैं कि ये रिजिड होगी, बाकी कोई भी बॉडी रिजिड नहीं होती है, ठीक है। ये चीज़ आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट आ जाता है आप लोग का डिफॉर्मेबल बॉडी। डिफॉर्मेबल बॉडी कौन सी होती हैं? तो देखिए डिफॉर्मेबल बॉडी वो होती हैं जिनमें रिलेटिव पोजीशन क्या हो जाती है, पार्टिकल की चेंज हो जाती है आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। यहाँ पे हम लिख सकते हैं आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। अगर आप बॉडी पर फोर्स अप्लाई करते हो तो उसकी जो पोजीशन होती है, यानी कि जिस पार्टिकल से मिलकर के बनी हुई होती है बॉडी, उसमें क्या हो जाती है? चेंज हो जाते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें इस बॉडी की, देखिए जो ब्लू वाली बॉडी है ये कुछ ना कुछ पार्टिकल से मिलकर के बनी हुई होगी, ठीक है, कुछ ना कुछ पार्टिकल होंगे। लेकिन जैसे ही मैंने इस ब्लू वाली बॉडी पे टेंसाइल फोर्स लगाया, F न्यूटन का टेंसाइल फोर्स लगाया इधर भी और इधर भी, तो ये बॉडी क्या होगी? इलोंगेट होगी। इसकी लेंथ क्या है? इंक्रीज हो गई। तो यानी कि ये रेड वाले जो पार्टिकल थे ये यहाँ तक आ गए, इधर भी आ गए और इधर भी आ गए, ठीक है। और ये ऊपर वाला पोर्शन क्या हो जाएगा? हट जाएगा। ये वाला पोर्शन हट जाएगा हमारा, ठीक है, ये वाला हट जाएगा, ये भी हट जाएगा, और बस पार्टिकल कैसे हो जाएंगे? इस तरीके से हो जाएंगे, ठीक है। तो ये बॉडी हमारी कैसी? डिफॉर्मेबल बॉडी है, क्योंकि ये बॉडी क्या हो गई? डिफॉर्म हो गई। इसकी शेप क्या हो गई? चेंज हो गई। हम ऐसे बोल सकते हैं इसकी शेप क्या हो गई? चेंज हो गई। तो जब हम बॉडी पे फोर्स लगाते हैं और फोर्स लगाने के बाद उस बॉडी की शेप चेंज हो जाती है तो हम उसको क्या बोलते हैं सर? डिफॉर्मेबल बॉडी बोलते हैं। तो इन्हीं डिफॉर्मेबल बॉडी को हम कंसीडर करके चलते हैं अपना स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में। जैसे कि आप लोग क्या पढ़ते हो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में? बीम पढ़ते हो। कोई बीम, मान लीजिए कि ये कोई बीम था, ठीक है, तो ये बीम था। अब इस पर आपने यहाँ पे क्या करा? डाउनवर्ड कोई फोर्स लगा दिया F, ठीक है। तो जब आप इस पर आप फोर्स लगाओगे F तो इसकी बॉडी जो है, ये बीम जो है, ये कुछ इस तरीके से डिफॉर्म हो जाता है। आपने पढ़ा है ना, ये क्या हो जाता है? इस तरीके से डिफॉर्म हो जाता है।
क्या ये डिस्प्लेस हुआ, ये यहाँ से छुट के नीचे गिर गया, ऐसा हुआ क्या? नहीं, लेकिन ये अपनी पोजीशन से क्या हो गया, कुछ ना कुछ डिफॉर्म हो गया। इसीलिए हम इसका डिफॉर्मेशन भी कैलकुलेट करते हैं। जो अपना चैप्टर पढ़ते हैं हम, स्लोप एंड डिफ्लेक्शन, स्लोप एंड डिफ्लेक्शन चैप्टर है हमारा, तो उसमें जो हम पढ़ते हैं वो इसी बीम से रिलेटेड पढ़ते हैं कि कितना स्लोप हुआ, कितना डिफॉर्मेशन इसमें हुआ, वो सब हम इसीलिए कैलकुलेट करते हैं क्योंकि हमारी बॉडी जो होती हैं वो कैसी होती हैं, डिफॉर्मेबल बॉडी होती हैं। ठीक है, आई होप आप लोग को क्लियर हुआ होगा। तो याद रखेंगे, डिफॉर्मेबल बॉडी में कभी भी आप लोग का डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है, उनकी क्या हो जाती है, हाँ, पोजीशन चेंज हो जाती है। अब जैसे कि ये कोई बॉडी थी, 10 किलो न्यूटन का फोर्स इधर लगाया, 10 का इधर, एग्जाम्पल से समझते हैं। तो जब आपने इस पर लगाया, तो जब आप इस पर नेट फोर्स निकालोगे, 10 इधर लगा रहे हो, 10 इधर लगा रहे हो, तो भाई बॉडी तो कहीं भागने वाली है नहीं, बॉडी की शेप चेंज होगी, उसकी शेप चेंज होगी, यानी कि उसके पार्टिकल चेंज हो जाएंगे। अगर पार्टिकल या शेप चेंज हुए तो बॉडी कैसी हो जाएगी, डिफॉर्मेबल बॉडी हो जाएगी। ठीक है, तो डिफॉर्मेबल बॉडी में जब हम इसका नेट फोर्स निकालेंगे तो यहाँ से नेट फोर्स क्या आएगा, 0। तो ये पॉइंट याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो डिफॉर्मेबल बॉडी होती है उनमें नेट फोर्स 0 होता है, इसीलिए क्या होगा, डिफॉर्मेशन यहाँ पे होगा। अब नोट पॉइंट क्या आता है, नोट पॉइंट हमारा ये बोलता है कि जो भी डिफॉर्मेबल बॉडी होती हैं, क्योंकि हम डिफॉर्मेबल बॉडी ही तो पढ़ने वाले हैं, हम क्या पढ़ने वाले हैं, डिफॉर्मेबल बॉडी पढ़ने वाले हैं, क्योंकि हम सब्जेक्ट मोस्ट पढ़ने वाले हैं, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड। तो यहाँ पे जो भी हमारी बॉडी होंगी डिफॉर्मेबल, उनमें याद रखना नेट मोमेंट और नेट फोर्स दोनों क्या होते हैं, हमारे 0 होते हैं। इस पॉइंट को याद रखेंगे, नेट मोमेंट और नेट फोर्स क्या होते हैं, 0 होते हैं। किस में 0 होते हैं, डिफॉर्मेबल बॉडी में 0 होते हैं। तो नेट मोमेंट, नेट फोर्स और नेट मोमेंट 0 हो गए। अब जैसे ही कोई बीम था हमारा कैंटिलीवर बीम, तो इस पर हमारा कोई मोमेंट अप्लाई हुआ, तो इधर से हमारा सपोर्ट क्या करेगी, रेजिस्टिंग मोमेंट अप्लाई करेगी। तो जब इसका नेट मोमेंट निकालोगे तो वो आप लोग का क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, तो याद रखना, जब भी हम मोमेंट कैलकुलेट करते हैं तो जो क्लॉकवाइज होता है उसको पॉजिटिव लेते हैं और जो एंटी क्लॉकवाइज होता है उसको हम निगेटिव लेते हैं, जब भी मोमेंट कैलकुलेट करते हैं। और जब SFD BMD बनाते हैं तो उस समय जो हमारा सैगिंग मोमेंट होता है उसको हम प्लस लेते हैं और जो होगिंग मोमेंट होता है वो माइनस लेते हैं। आगे मैं ये सारी चीज़ें आप लोग को बताऊँगा, अभी सिर्फ ये एक छोटा सा एग्जाम्पल हमने लिया है। जय हिंद दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले देखिए मैं आप लोग को बता देता हूँ कि हम जो स्टार्ट करने वाले हैं अपना वो प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल एंड सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन स्टार्ट करने वाले हैं। जैसा कि मैंने आप लोग को पढ़ने का सीक्वेंस भी बताया था अपना कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल को हम किस तरीके से पढ़ेंगे, तो उसी में फर्स्ट चैप्टर में हम ये दोनों चीज़ें अपनी कवर करके चलेंगे, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल और सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। तो एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट मैं आप लोग के लिए बता देता हूँ। देखिए गाइस, ये आप देख सकते हो कि हमारे 2 कोर्सेज चल रहे हैं हमारे एप्लीकेशन पर, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है आपको, VIP सिविल गुरु, ये हमारे एप्लीकेशन का नाम है। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। हमारे 2 कोर्सेज चल रहे हैं जिसमें गुप्ता एंड गुप्ता बुक का कंप्लीट सॉल्यूशन चल रहा है, जिसका जो प्राइस है वो 399 है। इसकी वैलिडिटी जो है वो 1 ईयर रखी गई है, जिसमें आप लोग को सभी सब्जेक्ट्स का कंप्लीट PDF और वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। साथ में अगर हम बात करें तो सिविल इंजीनियरिंग 1 लाइनर कोर्स, 1 लाइनर कॉन्सेप्ट, यानी कि इसमें है क्या, देखिए इस कोर्स का नाम जो है हमारा 1 लाइनर प्लस कॉन्सेप्ट है, यानी कि इसमें आपको 1 लाइनर और प्लस कॉन्सेप्ट दोनों चीज़ें मिलने वाली। ऑल इंडिया कोई भी AJE एग्ज़ाम हो, इसका जो प्राइस है आपका वो 499 रुपीज़ है। इसमें सभी सब्जेक्ट आप लोग को कराए जाएंगे। तो ये भी आप लोग का 1 ईयर की वैलिडिटी के साथ कोर्स आता है। साथ में इसमें आप लोगों को कंप्लीट PDF और वीडियो सॉल्यूशन आप लोगों को मिल जाएंगी। इसमें वीडियोस किस तरीके की हैं, तो ये जो लेक्चर आप लोग देख रहे हो सोम का, ऐसे ही सभी सब्जेक्ट्स का यहाँ पे वीडियो लेक्चर आप लोगों को मिल जाएगा। और यहाँ पे देखिए एक स्टूडेंट का हमारे कमेंट आया था, सर आप बहुत मेहनत करते हो, यू शुड गो फॉर प्राइस राइज योर कोर्सेज। ये बोल रहे हैं कि सर आपको अपने कोर्स का प्राइस राइज करना चाहिए। और देखिए अभी का ही कमेंट है 20 जनवरी का, जब ये मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो आज ही मैंने इनका एक कमेंट देखा था, इनका एक डाउट भी था, तो मैंने उसका रिप्लाई भी किया, इनका डाउट भी सॉल्व करने की कोशिश करी गई है। तो वहाँ पे आप लोग को डाउट भी एक ऑप्शन मिल जाता है। अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप वहाँ पे चैट में आप लोग हमें डाउट भी अपना भेज सकते हो, फ़ोटो खींच के भी भेज सकते हो। ये सारे ऑप्शन आप लोग को एप्लीकेशन में अवेलेबल हो जाएंगे। तो अगर अभी तक आपने कोर्स को ज्वाइन नहीं किया है तो देखो प्राइस रियली इनके कहने से पहले ही प्राइस बढ़ने वाले थे, मैंने आप लोग को पहले भी बोला था। तो आप लोग को लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, तो प्लीज़ जा करके एक बार विजिट कर लेना। अगर आप लोग को अच्छा लगे तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी आप लोग को वैल्यूएबल कंटेंट मिलेगा इसमें, PDF के साथ साथ वीडियो भी मिलेंगी, साथ में प्रीवियस ईयर के MCQ भी आप लोग को यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो थैंक यू सो मच। चलिए अब आ जाते हैं अपने उसी टॉपिक पर जो इसकी हम बात कर रहे थे।
देखिए गाइस, मैंने आप लोगों को बताया था कि जो हमारा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल है, और एक मैंने बात की थी किसकी, मैकेनिक्स की। तो मैंने आप लोगों को मैकेनिक्स के बारे में बोला था कि मैकेनिक्स जो होती है हमारी, वो रिजिड बॉडी की स्टडी करी जाती है। मैकेनिक्स में किसकी स्टडी करते हैं हम, रिजिड बॉडी की स्टडी करते हैं। और जब रिजिड बॉडी की हम स्टडी करते हैं तो उस पर लगने वाले जो भी फोर्सेज होते हैं, नेट फोर्स जो है वो नॉट इक्वल टू जीरो होता है। जब नेट फोर्स नॉट इक्वल टू जीरो होता है तो उसमें बॉडी में हमको क्या देखने को मिलता है, डिस्प्लेसमेंट देखने को मिलता है। ठीक है, वहीं पर बात करें सोम में, तो सोम में हम जो स्टडी करते हैं अपनी, वो डिफॉर्मेबल बॉडी की स्टडी करते हैं। और डिफॉर्मेबल बॉडी पे जब हम देखते हैं तो वहाँ पे जो भी हमारा नेट फोर्स आता है वो क्या आता है, जीरो। और जब नेट फोर्स जीरो होता है तो बॉडी में क्या होता है, हमारा डिफॉर्मेशन होता है। क्या होता है, डिफॉर्मेशन होता है, ना कि डिस्प्लेसमेंट। क्या डिस्प्लेसमेंट होता है, क्या डिफॉर्मेशन होता है, अभी मैंने आप लोग को ऊपर वीडियो में डिस्कस किया है काफ़ी अच्छे से। चलिए अब हम बात करेंगे अपनी। देखिए यहाँ पे हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल अपना पढ़ेंगे, तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के जितने भी बेसिक पार्ट्स हैं वो सब आप लोग को क्लियर हो जाएंगे। आप लोग एक एक चीज़ को बस लिंक करते जाना, सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर छोड़ दो। आप लोग को कैसे याद कराना है, कैसे क्वेश्चन कराने, सब कुछ मेरी जिम्मेदारी। बस आप थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट होकर के चीज़ों को पढ़ते रहिए। देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें सबसे पहले स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की, तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ कोई भी मटेरियल उतना ही स्ट्रोंगेस्ट होता है जितना उस मटेरियल का वीकेस्ट पार्ट स्ट्रोंग होता है। इसका मतलब क्या है इस लाइन का, देखिए यहाँ पे एक मैंने मटेरियल लिया हुआ है, एक रोड ली हुई है मटेरियल की। तो एक बात बताइए, यहाँ पे देखिए ये थिक था, ये पोर्शन थिक है इसका, ये पोर्शन भी थिक है, लेकिन ये पोर्शन क्या है इसका, थिन है, बहुत पतला है। तो अब मुझे ये बताइए कि ये जो मटेरियल होगा, ये जो मटेरियल है या ये जो बॉडी है जो बनी हुई है जिस मटेरियल की, ये कितना स्ट्रोंगेस्ट होगा। जितना ये थिक वाला पार्ट होगा, जितना ये मजबूत होगा उतना ये मटेरियल मजबूत होगा, या जितना ये थिन वाला पार्ट मजबूत होगा उतना ही ये मटेरियल मजबूत होगा। तो आप कहोगे सर जितना ये थिन वाला पार्ट मजबूत होगा उतना ही तो हम बोलेंगे इस मटेरियल को कि उतना ही ये स्ट्रॉन्ग है। तो वही तो मैंने बोला, देखो पढ़ो, कोई भी मटेरियल उतना ही स्ट्रोंगेस्ट होता है जितना उस मटेरियल का वीकेस्ट पार्ट। अगर इस मटेरियल का वीकेस्ट पार्ट ये है तो ये जितना स्ट्रोंग होगा इस मटेरियल का, ये मटेरियल उतना ही स्ट्रोंग होगा। अगर मान लो ये वाला पोर्शन हमारा 20 न्यूटन का लोड बियर कर सकता है, और ये जो है हमारा मटेरियल का, ये 5 न्यूटन का ही बियर कर सकता है, तो इसका जो स्ट्रॉन्गेस्ट पोर्शन है, बस ये जो इसकी स्ट्रेंथ काउंट होगी वो 5 न्यूटन काउंट होगी, क्योंकि ये 5 न्यूटन ही क्या कर सकता है, लोड को बियर कर सकता है, इससे कोई मतलब नहीं है। तो हम क्या समझेंगे कि कोई भी जो मटेरियल होगा वो उतना ही स्ट्रॉन्गेस्ट होगा जितना उसका वीकेस्ट पार्ट स्ट्रॉन्ग होगा। इस चीज़ को अपने दिमाग में रखिएगा। उसके बाद देखिए हम बात करें, द मेन एम ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल इज टू एक्सेस वेरियस प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल एंड यूज दैम अकॉर्डिंग टू देयर रिक्वायरमेंट। देखिए हम सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं अपना स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल को पढ़ते समय हमारा जो मेन एम रहेगा वो ये रहेगा कि जितने भी हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के मटेरियल होंगे उन सब की हम प्रॉपर्टीज़ को पता करेंगे, किस मटेरियल की क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। फिर पता करने के बाद हम उस मटेरियल को कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। अब मान ली एक मटेरियल है जो आपका डक्टाइल है और एक मटेरियल है जो आप लोग का ब्रिटिल है। तो हम ब्रिटिल मटेरियल की हमें प्रॉपर्टी पता चल गई कि ये ब्रिटिल है, तो अब जहाँ पे हमें ब्रिटिल की रिक्वायरमेंट होगी वहीं पे तो हम उसको यूज़ करेंगे। तो इस टाइम तो मटेरियल का हमारा यही मकसद रहेगा पढ़ने का कि कोई भी मटेरियल हमारा उसकी प्रॉपर्टीज़ को पता करके उसकी प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग हम उसको यूज कर सकें। तो ये हमारा मेन एम रहेगा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का। अब स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में एक वर्ड हमारा बार बार आ रहा है जिसका नाम है स्ट्रेंथ। क्या नाम है, स्ट्रेंथ। तो स्ट्रेंथ क्या होती है ये मैं आप लोगों को बताऊंगा, एक एग्जाम्पल लेकर के भी आप लोगों को बहुत अच्छे से समझाऊंगा। तो स्ट्रेंथ वर्ड आप लोग के बिल्कुल दिमाग में छप जाएगा, क्योंकि देखिए एक चीज़ है हमारे पास, ये कहते हैं कि जो चीज़ हम विजुअल करके गेन करते हैं, यानी कि विजुअल करके जो हमारी लर्निंग होती है, जिस चीज़ को हम देख करके समझते हैं, वो 60,000 टाइम्स, ठीक है ध्यान से सुन लेना, 60,000 टाइम्स यानी कि 60,000 गुना ज़्यादा हमारे माइंड में रिटेन करती है। यानी कि वो ज़्यादा समझ में आती है हमको 60,000 गुना टाइम। जितना हम सुन करके समझते हैं उससे कहीं ज़्यादा अगर हम देख करके अगर चीज़ों को सीखेंगे तो 60,000 गुना ज़्यादा हम अच्छे से समझ सकते हैं। तो मैं आप लोग को जितनी भी चीज़ें होंगी वो दिखाने की कोशिश करूँगा, रियल लाइफ में भी और प्रैक्टिकल लाइफ में भी, कि रियल में उसका डायग्राम कैसा होता है। जैसे बीम की बात करें तो रियल में उसका डायग्राम कैसा होता है, और जो बुक में आप लोग को वो कैसे बना करके दिखाया जाता है, सारी चीज़ें बताऊँगा। बस परेशान मत हो, कोर्स में बने रहो, आप लोग को सारी चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। तो स्ट्रेंथ क्या होता है, एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू रेजिस्ट एक्सटर्नल लोड अगेंस्ट फेलियर। यानी कि कोई भी मटेरियल है
अगर कोई भी मटेरियल बिना फेलियर के जितना लोड रेजिस्ट कर सकता है, जितना लोड बियर कर सकता है, जितना भी एक्सटर्नल लोड बियर कर सकता है, उस मटेरियल की वो क्या हो जाती है, स्ट्रेंथ हो जाती है। लेकिन एक वर्ड आया अगेंस्ट फेलियर। अब दो वर्ड होते हैं हमारे पास, एक फ्रैक्चर होता है और एक फेलियर होता है, दोनों में डिफरेंस होता है, अभी मैं आप लोग को बताऊंगा। तो पहले आप ये समझो, जितना भी लोड वो रजिस्ट कर पाएगा वो उसकी स्ट्रेंथ होती है। स्ट्रेंथ इज द प्राइमरी डिज़ाइन पैरामीटर। स्ट्रेंथ क्या होता है, प्राइमरी डिज़ाइन पैरामीटर होता है हमारा। इसको हमें प्राइमरी, इसको सबसे ज़्यादा वैल्यू हमको देनी होती है। ऑल इंजीनियरिंग डिज़ाइन आर स्ट्रेंथ बेस्ड। जितने भी आप इंजीनियरिंग डिज़ाइन देखोगे अपने, चाहे वो स्ट्रक्चर डिज़ाइन में आप जाओ और चाहे आप आरसीसी डिज़ाइन में जाओ, चाहे आप स्टील में जाओ, तो वहाँ पे आप देखोगे स्ट्रेंथ को सबसे ज़्यादा वहाँ पे वैल्यू दी जाती है। ठीक है, इसके आगे जब अभी आप चलोगे, जब मैं आप लोग को स्ट्रेस में, प्रेशर में और स्ट्रेंथ में डिफरेंस क्लियर कराऊंगा, तब आप लोग को इसका एक एग्जांपल भी दे करके बताऊंगा और स्ट्रेंथ का। तो यहाँ पे सबसे पहले हम समझेंगे कि फ्रैक्चर और फेलियर में क्या डिफरेंस होता है। तो देखिए, फ्रैक्चर का मतलब क्या होता है, अगर मान लीजिए कोई मेंबर था हमारे पास, ये मेंबर था, हमने इस पर क्या करा, टेंसाइल लोड लगाया। अब ये टेंसाइल लोड क्या होता है सर, तो टेंसाइल लोड होता है, अगर ये मेंबर है, इस पर अगर हम आउटवर्ड डायरेक्शन में कोई लोड लगा रहे हैं तो टेंसाइल हो गया, और अगर इसे अंदर की तरफ पुश करने की कोशिश कर रहे हैं तो ये कंप्रेसिव हो गया। ठीक है, तो बाहर की तरफ अगर खींच रहे हैं, खींचना, तो वो आप लोग का टेंसाइल हो गया, और अगर उसको कंप्रेस कर रहे हैं, दबा रहे हैं, तो वो आप लोग का कंप्रेशन हो गया। क्लियर। तो देखो, अगर कोई मेंबर था जिस पे हमने पी अमाउंट का कोई भी हमने क्या लगाया, उस पर टेंसाइल लोड लगाया पी मैग्नीट्यूड का, तो अगर वो मटेरियल दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया, इस तरीके से अगर दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया, तो हम उसको बोलेंगे फ्रैक्चर हो गया, उसका क्या हो गया, फ्रैक्चर। लेकिन फेलियर की बात करें तो फेलियर का मतलब क्या है, तो जिस पर्पज़ के लिए जो ऑब्जेक्ट प्रिपेयर किया गया है वो वर्क परफॉर्म न करे, तो हम उसको फेलियर बोलते हैं। जैसे कि हमने एक टेबल बनाया, सपोज एक टेबल हमने बनाया, एक टेबल था हमारा, ये टेबल था कोई भी, ठीक है। तो ये जो टेबल हमने बनाया, अगर ये टेबल मान लो हमने बनाया 50 किलोग्राम, यानी कि ये टेबल 50 किलोग्राम तक का जो वेट है वो रजिस्ट कर सकता है, यानी मास जो है वो इतना रजिस्ट कर सकता है। लेकिन ये फेल कर गया आप लोग का 40 पे ही, ये 40 पे ही टूट करके गिर गया, 40 किलोग्राम पर ही। तो बनाया कितने के लिए था, 50 किलोग्राम के लिए, लेकिन ये टूट कितने पे गया टेबल, 40 किलोग्राम पर। तो ये क्या कर गया, फेल कर गया। तो इस तरीके का फेलियर मतलब जिस पर्पज़ के लिए हमने बनाया था, जिस चीज़ को हमने ध्यान में रख के बनाया था, वो उतना परफॉर्म नहीं करा, तो वो क्या कर गया, फेल। जैसे कि सपोज आपने कोई बिल्डिंग डिज़ाइन करी, अब कोई बिल्डिंग या कोई ब्रिज डिज़ाइन करा आपने, ठीक है, तो ब्रिज आपने डिज़ाइन करा कि कोई भी वो 10,000 टन तक का लोड बियर कर सकता है, लेकिन वो फेल कर गया आपका 9,000 टन पे ही, तो वो क्या हो गया, आपका फेल हो गया। तो उस तरीके का उसको हम बोलते हैं फेल, और ये एक होता है फ्रैक्चर, जब वो आप लोग का अलग पोर्शन में डिवाइड हो जाए तो उसको फ्रैक्चर। तो आई थिंक आप लोग को क्लियर हुआ होगा कि फ्रैक्चर और फेलियर क्या होता है। अब उसके बाद आता है स्टिफनेस। स्टिफनेस क्या होता है, द एबिलिटी ऑफ रजिस्ट डिफॉर्मेशन इज स्टिफनेस। देखिए, द एबिलिटी ऑफ रजिस्ट डिफॉर्मेशन। अब हमें डिफॉर्मेशन को रजिस्ट कराने की ज़रूरत क्यों पड़ी, तो देखिए मैंने आपको बताया था जो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल होता है, इसमें जो स्टडी करते हैं वो किसकी करते हैं, डिफॉर्मेशन बॉडी की। तो जो डिफॉर्मेबल बॉडी होगी, अगर आपने उस पर लोड लगाया है, तो कोई भी मटेरियल जब आप लोड लगाओगे, देखो क्या होता है कि न्यूटन ने क्या बताया था कि कोई भी बॉडी उसी पोजीशन में रहने की कोशिश करती है जिसमें वो है। तो अगर कोई बॉडी यहाँ पे रखी हुई है तो वो आराम से रेस्ट में रखी हुई है, तो वो रेस्ट में रहने की कोशिश करेगी। अगर जैसे ही इस पर आप टेंसाइल फोर्स लगाने की कोशिश करोगे, तो इसके मॉलिक्यूल क्या हैं, इसको रजिस्ट करने की कोशिश करेंगे। तो ये जो रजिस्टेंस होता है, अगर आपका अप्लाइड फोर्स इस रजिस्टेंस फोर्स से ज़्यादा हो जाता है, तो इस बॉडी में क्या हो जाता है, डिफॉर्मेशन हो जाता है। इस बॉडी में क्या हो जाता है, डिफॉर्मेशन। तो अगर कोई बॉडी बहुत ज़्यादा स्टिफ है, कोई बॉडी क्या है, बहुत ज़्यादा स्टिफ है, तो उसमें डिफॉर्मेशन क्या होगा, कम होगा। तो इसी चीज़ को बता रहा है। तो स्टिफनेस होती क्या है, द एबिलिटी ऑफ रजिस्ट डिफॉर्मेशन। कोई भी बॉडी की जो एबिलिटी है डिफॉर्मेशन को रजिस्ट करने की, उसको हम क्या बोलते हैं, स्टिफनेस बोलते हैं। अगर किसी भी बॉडी की स्टिफनेस बहुत कम है, इसका मतलब क्या हो गया, बॉडी फ्लेक्सिबल होगी, बॉडी ज़्यादा फ्लेक्सिबल होगी, मतलब उसमें हमें ज़्यादा डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा, यानी कि ज़्यादा डिफॉर्मेशन वहाँ पे देखने को मिलेगा। हम ये भी लिख सकते हैं कि उसमें हमें डिफॉर्मेशन क्या है, ज़्यादा देखने को मिलेगा। ठीक है, तो डिफ्लेक्शन डिफॉर्मेशन के लिए परेशान मत होना। उसके बाद सेकेंडरी डिज़ाइन पैरामीटर ये हमारा होता है। हम स्टिफनेस क्यों पढ़ें सर, तो मैंने अभी आपको बताया स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल आप पढ़ रहे हो, तो सबसे प्राइमरी पैरामीटर स्ट्रेंथ होगा और सेकंड पैरामीटर क्या होगा, स्टिफनेस होगा। क्योंकि स्टिफनेस भी आप लोगों को डायरेक्टली किसको बताता है, डिफॉर्मेशन को बताता है। और मैंने अभी आप लोग को बताया, अब इसी के उल्टा अगर आप ले लो, अगर मान लो कि किसी बॉडी की स्टिफनेस बहुत ज़्यादा है, स्टिफनेस बहुत ज़्यादा है, तो बॉडी क्या होगी, वो रिजिड होगी। बॉडी रिजिड नहीं कह सकते, सॉरी, उस बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी क्या होगी,
कम होगी, फ्लेक्सिबिलिटी कम होगी। और अगर फ्लेक्सिबिलिटी कम होगी तो उसमें डिफॉर्मेशन क्या होगा, डिफॉर्मेशन क्या होगा, कम होगा, क्योंकि वो स्टिफ ज़्यादा है, तो ज़्यादा स्टिफ बॉडी है तो डिफॉर्मेशन क्या होगा, कम होगा। और डिफॉर्मेशन मैंने आप लोग को पहले समझाया है अभी कि डिस्प्लेसमेंट और डिफॉर्मेशन क्या होता है, इसीलिए आप लोग को एक एक चीज़ क्लियर कराई है। डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है अगर फोर्स आपने लगाया बॉडी पे तो ये बॉडी यहाँ से उठ करके यहाँ आ गई, ठीक है। लेकिन अगर ये कोई बॉडी है और आपने इधर से इस पर कोई फोर्स लगाया था तो ये बॉडी इस शेप में चेंज हो गई, इस शेप में आ गई ये फोर्स लगाने के बाद जब आपने इसको खींचा तो ये डिफॉर्म हो गई है, ठीक है। और बॉडी डिफॉर्म कब होती है, तो फिर से मैं आप लोग को बता रहा हूँ, जब बॉडी पे नेट फोर्स 0 होंगे तभी बॉडी डिफॉर्म होगी। और पूरे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में हम अपने इस अजम्पशन को लेकर के चलेंगे कि नेट फोर्स और नेट मोमेंट 0 होगा। क्यों, क्योंकि बॉडी डिफॉर्मेबल होगी, और जब बॉडी डिफॉर्मेबल होगी तभी तो हम उसको स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में स्टडी करेंगे अपनी। तो इस चीज़ को अपने दिमाग में रखना पूरा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़ते समय। एक और अजम्पशन आप लोगों को बताऊंगा, जब ये आगे चलूंगा तो और अजम्पशन बताऊंगा, वो भी आप लोग को याद रखनी है, ठीक है। तो देखिए अजम्पशंस का नाम लिया और अजम्पशंस आगे, तो अजम्पशंस की हम बात करेंगे अपनी कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल जब हम पढ़ते हैं तो हमें किन बातों का ध्यान रखना होता है। तो देयर आर सो मैनी एजम्पन्स विच आर कंसिडर्ड इन सोम। तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में हमारे बहुत सारे एजम्पन्स हैं जिनको हमको याद रखना होता है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़ते समय। जैसे कि सबसे पहला आता है मटेरियल शुड बी सॉलिड एंड कंटिन्यूस, यानी कि कोई भी अगर आपने मटेरियल लिया है जो आप यूज़ कर रहे हो, स्ट्रेंथ देखिए यहाँ पे यही बोलेगा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल हमको पता करना है। तो अगर कोई भी मटेरियल आप लोगे, सपोज जिस किसी भी मटेरियल पर आपको टेस्ट करना है, तो जिस मटेरियल पर आपको टेस्ट करना है वो मटेरियल आपका सॉलिड होना चाहिए प्रॉपर तरीके से। और प्रॉपर क्या होना चाहिए, होमोजीनियस कंटिन्यूस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि यहाँ पे आ गया फिर उसमें एक कोई क्रैक आ गया फिर ये मटेरियल, तो इस तरीके का नहीं होना चाहिए। कोई भी क्रैक और कोई वॉइड वगैरह उसके अंदर नहीं होने चाहिए। मटेरियल शुड बी होमोजीनियस एंड आइसोट्रोपिक, मटेरियल आप लोग का होमोजीनियस होना चाहिए, आइसोट्रोपिक होना चाहिए। अब सर ये होमोजीनियस क्या होता है, आइसोट्रोपिक क्या होता है, एन आइसोट्रोपिक क्या होता है, नॉन आइसोट्रोपिक क्या होता है, ये सारी चीज़ें बहुत कन्फ्यूज़ करती हैं। चलिए आज के बाद कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होगा, एक एक चीज़ को हम समझते हैं। देखिए सबसे पहला आता है हमारे पास होमोजीनियस। तो होमोजीनियस दो वर्ड से मिलकर के बना हुआ होमो और जीनियस। होमो का मतलब होता है सेम और जीनियस का मतलब होता है ओरिजिन, यानी कि जो सेम टाइप्स की ओरिजिन से बनी हुई ऑब्जेक्ट्स होंगे वो कैसे होंगे, हमारे होमोजीनियस होंगे। जैसे कि यहाँ पे आप समझिए इसको, द प्रॉपर्टी कौन सी, जैसे इलास्टिसिटी या डक्टिलिटी ये जो होती हैं, तो द प्रॉपर्टी शुड बी सेम इन वन डायरेक्शन एट एनी लोकेशन इन मटेरियल, यानी कि कोई भी मटेरियल है उस कोई भी मटेरियल पर आप किसी भी लोकेशन पे चेक करो, जिस लोकेशन पर आपको चेक करने का मन करे, और एक डायरेक्शन में चेक करो, तो आपको प्रॉपर्टी कैसी मिलनी चाहिए, सेम मिलनी चाहिए। कैसी प्रॉपर्टी मिलनी चाहिए, सेम प्रॉपर्टी मिलनी चाहिए। तो वो मटेरियल कैसा हो जाता है, हमारा होमोजीनियस मटेरियल हो जाता है। ऑल द बेस मटेरियल्स विदाउट एनी मिक्सचर इज कॉल्ड होमोजीनियस, यानी कि कोई भी बेस मटेरियल है जब तक उसमें कुछ भी मिक्स नहीं करा गया है तो वो आप लोग का होमोजीनियस ही मटेरियल होता है। जैसे कि वुड की बात करें, आयरन की बात करें, तो ये कैसे होते हैं, होमोजीनियस होते हैं। इधर इमेज भी मैंने लगा दी है सभी की, तो इमेज की हेल्प से भी आप लोग समझ जाएंगे, ठीक है। इसके बाद आता है आइसोट्रोपिक। आइसोट्रोपिक कौन से होते हैं, तो आइसोट्रोपिक होते हैं आप लोग के, आइसोट्रोपिक दो वर्ड मिलकर के बना हुआ। आइसो का मतलब होता है सेम, जैसे होमोजीनियस का मतलब भी सेम था, और यहाँ पे ट्रोपिक का मतलब होता है डायरेक्शन, डायरेक्शनल प्रॉपर्टी एक्चुअल में। तो यानी कि सेम डायरेक्शनल प्रॉपर्टी जिसके अंदर होगी वो कैसे होंगे, आइसोट्रोपिक। यहाँ पे समझिए, द प्रॉपर्टी शुड बी सेम इन एवरी डायरेक्शन एट वन पॉइंट और लोकेशन इन द मटेरियल। अब मटेरियल में क्या करो, आप किसी भी वन पॉइंट पे जाओ, ठीक है। अब उस पॉइंट पे जाने के बाद आप जिस डायरेक्शन में आपका मन करे उस डायरेक्शन में आप प्रॉपर्टी चेक करो, और आपको प्रॉपर्टी अगर सेम मिल जा रही है तो उसको हम क्या बोलेंगे, आइसोट्रोपिक। इस पॉइंट पर आइए, आप इधर चेक कीजिए, इधर चेक कीजिए, इधर चेक कीजिए, जहाँ मन करे वहाँ चेक कीजिए, तो आपको प्रॉपर्टी कैसी मिलनी चाहिए, वो आप लोग की प्रॉपर्टी सेम मिलनी चाहिए। तो वो आप लोग का क्या हो जाता है वहाँ पे, वो आप लोग का हो जाता है आइसोट्रोपिक मटेरियल, ठीक है। तो इस चीज़ को आप याद रखेंगे कि आइसोट्रोपिक मटेरियल क्या होता है। अच्छा, इसका एग्जाम्पल मैं लिखना भूल गया, आइसोट्रोपिक मटेरियल का क्या होता है, तो इसका एग्जाम्पल आप लोग लिख लेंगे गाइज। इसका एग्जाम्पल मैं आप लोग को लिख दे रहा हूँ, गिलास, ठीक है। गिलास इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल माना जाता है। उसके बाद आता है ऑर्थोट्रोपिक। ऑर्थोट्रोपिक क्या होता है, तो देखिए ऑर्थोट्रोपिक दो चीज़ों से मिलकर के बना हुआ है, ऑर्थो और ट्रोपिक। किस चीज़ से, ऑर्थो और ट्रोपिक। तो ऑर्थोट्रोपिक में ऑर्थो का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर। ऑर्थो का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर। और ट्रोपिक अभी बताया था डायरेक्शनल प्रॉपर्टी होती है। इसका मतलब क्या, द प्रॉपर्टी शुड बी सेम
इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन, यानी कि परपेंडिकुलर डायरेक्शन में प्रॉपर्टी क्या मिलनी चाहिए हमको, सेम मिलनी चाहिए। जैसे कि आप इस पॉइंट पे गए तो एक्स डायरेक्शन की प्रॉपर्टी, वाई की और जेड की प्रॉपर्टी सेम होनी चाहिए, क्योंकि इन तीनों ही एक्सिस के बीच कितने कितने डिग्री का एंगल होता है, 90 का। तो किसी भी पॉइंट पे आप चेक करो, फिर उसके परपेंडिकुलर जा करके चेक करो, फिर उसके भी परपेंडिकुलर जा करके चेक करो, तो आपको प्रॉपर्टी क्या देखने को मिलनी चाहिए, सेम देखने को मिलनी चाहिए। तो ये हमारे पास कौन से होते हैं, ऑर्थोट्रोपिक मटेरियल होते हैं। यहाँ से याद रखेंगे, ऑर्थो मतलब परपेंडिकुलर, ठीक है। उसके बाद लेयर्ड मटेरियल आर ऑर्थोट्रोपिक। जो भी लेयर्ड मटेरियल होते हैं वो ऑर्थोट्रोपिक होते हैं, चाहे वुड हो, कोल हो, माइका हो, ये सब के सब कैसे होते हैं, हमारे ऑर्थोट्रोपिक मटेरियल होते हैं। इसके बाद आता है हमारे पास एन आइसोट्रोपिक। तो एन आइसोट्रोपिक का दूसरा नाम नॉन आइसोट्रोपिक भी होता है। बच्चा ये याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है सर, याद रखना। एन आइसोट्रोपिक, नॉन आइसोट्रोपिक, नॉन आइसोट्रोपिक, ये कन्फ्यूज़ करता है हमको। तो एन आइसोट्रोपिक, एन का मतलब क्या होता है, एन से ए आ रहा है ना, ए का साउंड आ रहा है, तो याद रखेंगे अलग अलग। तो इसका मतलब क्या था, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल शुड बी डिफरेंट इन एवरी डायरेक्शन, यानी कि हर डायरेक्शन में अगर अलग अलग प्रॉपर्टी हमको देखने को मिल रही है तो वो कैसा हो जाएगा हमारे पास, एन आइसोट्रोपिक। तो इस ऐसे आप याद रख लेंगे। तो सारी चीज़ें मैंने आप लोग को बता दी। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे, अपने टॉपिक पर आते हैं। सबसे पहले हम लोग अपने अजम्पशन डिस्कस कर रहे थे। तो हमारे बहुत सारे अजम्पशंस होते हैं, जिसमें कि मटेरियल सॉलिड और कंटिन्यूस होना चाहिए, मटेरियल हमारा होमोजीनियस और आइसोट्रोपिक होना चाहिए। होमोजीनियस आइसोट्रोपिक क्या होते हैं, ये मैंने आप लोग को बता दिया। यानी कि अभी तक हमने 2 अजम्पशंस देख लिए। अब हम अपना देखते हैं थर्ड अजम्पशन। थर्ड अजम्पशंस क्या था हमारा, थर्ड अजम्पशन से द सेल्फ वेट ऑफ मटेरियल इज इग्नोर्ड। सेल्फ वेट हमको क्या करना है, इग्नोर करके चलना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट हमारा अजम्पशंस है। हम कई बार सोचते हैं कि हमारे पास ये एक बॉडी है और इसको हमने ऊपर क्या है, इसको इस तरीके से फिक्स कर दिया है। अब नीचे हमने इस पर एक फोर्स लगा दिया P, तो और नीचे एक फोर्स लगा दिया P, फिर यहाँ पे इसका एक वेट होगा W, तो टोटल फोर्स कितना हो गया, P प्लस के W। लेकिन हम ऐसा नहीं करते स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में, भाई यही तो समझना है। आप सोचते हो दिमाग में कि सर आपने फोर्स तो ले लिया, अब एक बात बताओ, इसका वेट भी तो नीचे को काम कर रहा होगा बॉडी का, तो वो क्यों नहीं ले रहे हो आप। तो देखो बेटा, ये अजम्पशंस होता है जिसको हम बोलते हैं सेल्फ वेट इज़ इग्नोर्ड, यानी कि हम सेल्फ वेट लेकर के ही नहीं चलेंगे। ये तो हमने पहले ही बोल दिया। तो जब हमने पहले बोल दिया तो फिर आप क्यों कंसिडर करोगे उसको। अब ये चीज़ तो आप पढ़ते नहीं, फिर कहते हो कि सर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल समझ में नहीं आता है। तो एक एक चीज़ क्लियर होगी पक्का, बस आप चीज़ों को समझते जाओ। उसके बाद आता है सुपर पोजिशन प्रिंसिपल इज़ वैलिड। सुपर पोजिशन प्रिंसिपल क्या होगा हमारा, वैलिड होगा। अब ये सुपर पोजिशन प्रिंसिपल क्या कहता है, एल्जेब्रिक सम ऑफ टोटल इफेक्ट इज इक्वल टू द रिजल्टेंट इज कॉल्ड द सुपर पोजिशन। यानी कि जो भी एक सेकंड में इसको ना बंद कर देता हूँ यहाँ पे। अब देखिए, इन क्या कहा था, सुपरपोजिशन थ्योरम क्या बोलती है कि अगर मान लो ये कोई बीम है, ठीक है, और इस बीम पर हमारे दो क्या हैं, लोड लग रहे हैं, एक P1 मान लो, एक P2। तो इन P1 P2 का रिजल्टेंट निकाल दो और उसको एक पॉइंट पे लगा दो, यानी कि P1 प्लस के P2, और उसको लोकेशन निकाल के उसको एक पॉइंट पे लगा दो। तो ये सुपरपोजिशन बोला था। यानी कि जो भी हमारे पास फोर्स है उनका एल्जेब्रिक सम निकालो और उसको एक जगह पर उसका रिजल्टेंट लेकर के उसके इफेक्ट कंसिडर कर लो। यानी कि यहाँ पर दो का अलग अलग इफेक्ट था, तो इसका क्या करो, एक रिजल्टेंट लेकर के फिर उसका इफेक्ट देख लो आप। तो ये बोलती है आपकी सुपरपोजिशन थ्योरम। तो ये अजम्पशंस होते हैं कुछ जो हमको लेकर के चलने होते हैं अपने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में। क्लियर। अब हमें 3 चीज़ें अपनी क्लियर करनी है। इसको पढ़ने से पहले, आगे कंटिन्यू करने से पहले 3 चीज़ें हमें क्लियर करनी है। एक हमारी स्ट्रेंथ क्या होती है, एक हमारा प्रेशर क्या होता है, और एक हमारी स्ट्रेस क्या होती है। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर है। इसको नहीं, इसको अभी आप इग्नोर करके चलो, ये कुछ भी नहीं है, ऐसा मान करके आप चलो, ठीक है। तो यहाँ पे जाओ, सबसे पहले स्ट्रेंथ। तो अभी मैंने आप लोग को स्ट्रेंथ पीछे भी डिस्कस करा था, और ये भी आपको बताया था कि स्ट्रेंथ जो होता है हमारा, वो प्राइमरी डिज़ाइन फैक्टर होता है। जो प्राइमरी डिज़ाइन फैक्टर माना जाता है वो किसको माना जाता है, स्ट्रेंथ को। और सेकंड किसको माना जाता है, सेकंड माना जाता है स्टिफनेस को। ये चीज़ याद रखेंगे आप लोग, ठीक है, क्योंकि ये पूछी जाती है एग्जाम में। तो स्ट्रेंथ की हम बात करें, द स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल इज इट्स एबिलिटी टू विदस्टैंड एन अप्लाइड लोड विदाउट फेलियर। और मैंने अभी आपको बताया था फेलियर वर्ड का मतलब पीछे, यानी कि बिना फेल किए कोई भी मटेरियल कितना लोड कैरी कर सकता है, उस मटेरियल को उसकी क्या बोलते हैं, स्ट्रेंथ। ऊपर भी तो भाई मैंने यही बताया था सर, अब आपने क्या नया बता दिया। तो ध्यान से सुनो ना, मैंने क्या बोला, कोई भी मटेरियल बिना फेल किए जितना भी लोड रजिस्ट कर सकता है वो उसकी क्या होती है, स्ट्रेंथ होती है। नहीं समझ आया, ऐसे समझो। ये टेबल है बेटा, कोई हमने टेबल ली, ठीक है। तो जब टेबल हमने ली सर, तो इस टेबल के ऊपर हमने कोई भी लोड लगाया P,
ठीक है, कोई भी लोड लगाया P, तो अप्लाइड लोड लगाया, एक तरफ हमने इसका क्या लगाया, रेजिस्टिंग फोर्स लगाया, यानी कि कितना लोड ये रेजिस्ट कर सकती है, कितना लोड ये रजिस्ट कर सकती है। रजिस्टिंग का मतलब क्या है, रजिस्टिंग का मतलब होता है कितना ये सहन कर सकती है, कितना ये बर्दाश्त कर सकती है, कितना ये बियर कर सकती है, उसको हम क्या बोलते हैं, रजिस्टिंग बोलते हैं। तो अगर समझो, अगर मैंने इस टेबल के ऊपर फोर्स लगाया 2 किलो न्यूटन का, तो भाई 2 किलो न्यूटन का रजिस्ट कर लिया इसने। 5 किलो न्यूटन का लगाया, 5 किलो न्यूटन का भी रजिस्ट कर लिया। 8 किलो न्यूटन का लोड लगाया सर, 8 किलो न्यूटन का भी रजिस्ट कर लिया। 10 किलो न्यूटन का लगाया सर, 10 किलो न्यूटन का भी रजिस्ट कर लिया। 12 किलो न्यूटन का जैसे ही लगाया, बाबूजी ये क्या कर गई, फेल कर गई सर, टेबल क्या कर गई, फेल कर गई, टेबल हमारी टूट गई, फूट गई, टेबल हमारी बेकार हो गई जब हमने उस पर कितना लोड लगाया, 12 किलो न्यूटन का। तो इससे हमें क्या पता चला, हमें इससे ये पता चला कि टेबल जो थी वो 10 किलो न्यूटन तक तो आसानी से रजिस्ट कर गई। इसका मतलब इस टेबल की स्ट्रेंथ कितनी है, तो 10 किलो न्यूटन है। तो टेबल की स्ट्रेंथ कितनी होगी, 10 किलो न्यूटन होगी। समझ में आई गया स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है। तो इस टेबल की स्ट्रेंथ कितनी होगी सर, 10 किलो न्यूटन होगी। अब एक बात समझो, हम जब आगे चलेंगे अपना डिस्कस करेंगे आरसीसी, और एक सब्जेक्ट पढ़ेंगे हम अपना स्टील, तो वहाँ पे एक वर्ड हम पढ़ेंगे बहुत ज़्यादा, फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी भी यहीं से तो निकल करके आता है, उसको आप अभी समझ लो क्योंकि इसी से थोड़ा सा रिलेट करता है वो, तो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए अब हमको ये पता चल गया कि सर इस टेबल की जो स्ट्रेंथ है, इस टेबल की जो स्ट्रेंथ है वो कितनी है, 10 किलो न्यूटन है। यानी कि ये टेबल जो है 10 किलो न्यूटन तक का लोड बियर कर सकती है, रजिस्ट कर सकती है। तो मैं क्या करूँगा, अब मैं भाई साहब इसके ऊपर एक चिट लगा दूंगा, इसके ऊपर एक चिट लगा दूंगा, क्योंकि मैंने ये टेबल बनाई है, मैंने इसके ऊपर एक चिट लगा दी, एक स्लिप लगा दी कि इस टेबल के ऊपर आपको 7 किलो न्यूटन ही लोड लगाना है। मैंने इसके ऊपर चिट लगा करके बेच दी है टेबल के, इसके ऊपर आपको 7 किलो न्यूटन लोड ही लगाना है। अब देखो इंडिया में क्या होता है, अगर आपने 7 किलो न्यूटन बोला है ना, तो पक्का इसके ऊपर 8 किलो न्यूटन लोड तक आएगा, 9 किलो न्यूटन लोड तक आएगा इसके ऊपर। देख लेना तुम, इतना लोड ऐसे होता है ना। अगर मान लो कि कोई हमारा व्हीकल है, सपोज कार है, अब कार तो बनी है 5 पर्सनस के लिए कि 5 पर्सन उसके अंदर कैरी कर सकते हैं। अब तुमने देखा उसके अंदर 8 लोग भी जाते हैं, 7 पर्सन भी जाते हैं। तो ये क्या होता है, ठीक है, ये चीज़ क्या होती है, इसी को तो समझना है हमको। तो मैंने उसके ऊपर चिट लगा दी कि ये 10 किलो न्यूटन का लोड ये बियर कर सकती थी, ये बात मुझे पता थी। लेकिन मैंने इसके ऊपर एक चिट लगा दी कि ये 7 किलो न्यूटन का लोड ही बियर करेगी, यानी कि इतना ही लोड इसके ऊपर आपको अलाउ करना है, इतना ही लोड इसके ऊपर आप लोग को अलाउ करना है। तो इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी हमको क्या देती है, परमिसिबल लोड देती है। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी कुछ नहीं होती है, एक हम वैल्यू कंसिडर कर लेते हैं जो हमको ये बताती है कि हमें कितना लोड उस पर परमिट करना है। जैसे कि स्ट्रेंथ कितनी थी, 10 किलो न्यूटन थी, तो मैंने फैक्टर ऑफ सेफ्टी ले लिया 1.5 का। आप फैक्टर ऑफ सेफ्टी 2 का भी ले सकते थे, आप फैक्टर ऑफ सेफ्टी 2.5 का भी ले सकते थे। तो मैंने फैक्टर ऑफ सेफ्टी कंसिडर करा कितना, 1.5 का। तो परमिसिबल लोड कितना हो गया, जो भी स्ट्रेंथ है उसकी, तो स्ट्रेंथ कितनी थी 10, और फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना कंसिडर करा 1.5। जब इसको आप सोल्व करेंगे तो 6.67, तो परमिसिबल लोड कितना आएगा 7 किलो न्यूटन। यानी कि जो टेबल मेरी 10 किलो न्यूटन के लिए मैंने बनाई थी, मैं उस पर बोलूँगा कि आपको इस पर लोड कितना लगाना है, 7 किलो न्यूटन ही लगाना है। और ये मुझे किसकी वजह से पता चला, ये परमिसिबल लोड, इस 7 किलो न्यूटन को मैं क्या बोलूँगा, परमिसिबल लोड बोलूँगा। और ये परमिसिबल लोड मुझे किसकी वजह से पता चला, तो ये परमिसिबल लोड पता चला मुझे फैक्टर ऑफ सेफ्टी की। किसकी वजह से पता चला भाई, फैक्टर ऑफ सेफ्टी की वजह से पता चला। समझ आया फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होता है, ये हमको देता है परमिसिबल लोड। ठीक है, तो 10 किलो न्यूटन के लिए बनाई थी, अलाउ केवल कितना करेंगे उस पर, हम 7 किलो न्यूटन करेंगे। जबकि हमको पता है इंडिया में इस पर 8 किलो न्यूटन तक भी लोड आएगा, 9 किलो न्यूटन तक भी आएगा। तो थोड़ी बहुत तो शर्म आएगी, हद से 10 दे देंगे बस। अगर 10 से ऊपर दिया तो भाई टेबल तो फेल कर ही जाएगी। हमने तो बताया था आपको 7 तक ही अलाउ करना, आप तो फिर भी 10 तक ले गए उसको। तो ये चीज़ हमारी होती है। ठीक है, अब देखो हमको मालूम है कि जो भी हमारा लोड होता है, उसी लोड की वजह से हमको एक स्ट्रेस भी देखने को मिलती है। तो इस पॉइंट को भी चलो यहीं पे थोड़ा सा एक लिंक करा दे रहा हूँ मैं, याद रखना। इस परमिसिबल लोड पर, यानी कि इस परमिसिबल लोड की वजह से ही मिलती है हमें एक परमिसिबल स्ट्रेस। क्या मिलती है, एक परमिसिबल स्ट्रेस मिलती है। यानी कि हमें यहाँ से एक टर्म हमारे सामने आएगी स्ट्रेस। मैं अभी आप लोगों को क्लियर करूँगा स्ट्रेस क्या होता है। बस अभी अभी के लिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप इतना समझ लेना कि इस परमिसिबल लोड की वजह से हमें क्या मिलती है, परमिसिबल स्ट्रेस मिलती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, सिग्मा परमिसिबल बोलते हैं। क्लियर है।
परमिसिबल स्ट्रेस मतलब इतना ही स्ट्रेस इस पर हम परमिट करेंगे, यानी कि 7 किलो न्यूटन लोड की वजह से जो भी स्ट्रेस आएंगी वो ही इसमें क्या होंगी, परमिसिबल होंगी, उतनी ही परमिट होंगी। ठीक है, बस अभी आप इतना समझ लो, बाकी और चीज़ें मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा, इसी की चर्चा करेंगे एक बार और फिर से। अब बात आती है सर प्रेशर की। प्रेशर क्या होता है? तो प्रेशर आप लोगों का क्या होता है, मान लो कि ये कोई बॉडी थी, ठीक है, ये कोई बॉडी थी, सिलेंड्रिकल बॉडी थी, तो इस सिलेंड्रिकल बॉडी पर जब आपने मान लो यहाँ पे कोई प्रेशर मत लो, इसको एक फोर्स ले लो। ठीक है सर, इसको प्रेशर मत लो, एक काम करो, इसको हम कह दे रहे हैं फोर्स। ठीक है, हम इसको कह दे रहे हैं यहाँ पे फोर्स कह दे रहे हैं, फोर्स। ठीक है, तो अब इस चीज़ को समझो आप लोग। अब देखो, जब भी किसी बॉडी पर, ये कोई भी बॉडी थी मेरे पास, ठीक है, इस बॉडी के ऊपर मैंने एक फोर्स लगाया, लेकिन इस बॉडी को अगर ऊपर से आप देख पा रहे हो तो एक सिलेंड्रिकल बॉडी है, ये एक सिलेंड्रिकल बॉडी है और ऊपर क्या आ रहा है, एक सर्किल नज़र आ रहा है। तो मैं अगर प्रेशर डिफाइन करूंगा कि प्रेशर क्या है, तो प्रेशर होता है एक्सटर्नल फोर्स पर यूनिट एरिया। मतलब यहाँ पे अगर मेरा फोर्स कितना लग रहा है, यहाँ पे फोर्स अगर मेरा एफ लग रहा है, ये एफ फोर्स अगर लग रहा है तो कितने एरिया पे लग रहा है, अगर इसकी रेडियस आर है तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर फोर्स जो है वो कितने एरिया पे लग रहा है, पाई आर स्क्वायर पे। तो ये हमारे पास क्या हो जाता है, प्रेशर हो जाता है। तो प्रेशर क्या होता है, एक्सटर्नल फोर्स अपॉन एरिया होता है। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ से शुरू होता है सिस्टम। अब मैंने आपको क्या बताया था, इतना तो हो गया, लेकिन एक चीज़ बताओ भाई साहब, जब आप क्या करते हो कि जैसे कि सपोज ये आपके पास क्या है, रेज़र है, रेज़र मतलब समझ रहे हो, रबर, रबर है, ठीक है, रबर की बनी होती है। आपने इसको इधर से खींचा, आपने इधर से खींचा, क्या एकदम खिंच गई, टूट के गिर गई, दो पार्ट्स में हो गई? ये कुछ खिंचती रहती है, तो कुछ ना कुछ खिंचती रहती है। अब देखो ये होता क्यों है। मैंने आपको बताया था, न्यूटन ने क्या कहा था, कोई भी बॉडी अगर रेस्ट में तो रेस्ट में रहने की कोशिश करेगी, और मोशन में तो मोशन में रहने की कोशिश करेगी, क्योंकि हर एक चीज़ क्या चाहती है, स्टेबिलिटी चाहती है। हर एक चीज़ क्या चाहती है, स्टेबिलिटी चाहती है। आप लोग पढ़ाई कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? आप लोग पढ़ाई कर रहे हो ना, ताकि आप लोग पढ़ाई करके एक जॉब ले सको, जॉब लेकर कर एक सेटल हो सको, एक स्टेबिलिटी हासिल कर सको, शादी वादी कर सको, अपने इधर उधर घूम सको, है कि नहीं? तो स्टेबिलिटी चाहते हो आप लोग भी। तो नेचर का रूल ही ये है कि हर एक चीज़ क्या चाहती है, स्टेबिलिटी चाहती है। तो अगर हर एक चीज़ स्टेबिलिटी चाहती है तो वो अपने आप को स्टेबल करना चाहेगी। तो अगर कोई भी बॉडी हमारे पास है, सपोज ये अगर बॉडी है, तो इस बॉडी पर अगर मैं फोर्स लगा रहा हूँ, इधर भी फोर्स लगा रहा हूँ तो इधर भी फोर्स लगा रहा हूँ, सपोज पी फोर्स लगा रहा हूँ, ठीक है, तो ये बॉडी क्या करेगी, किसी ना किसी टाइप्स के मॉलिक्यूल से मिल करके बनी हुई होगी, क्योंकि जिस टाइप की बॉडी होगी उसी के मॉलिक्यूल से मिल करके बनी हुई होगी। तो ये मॉलिक्यूल से मिल करके बनी हुई होगी। तो जब आप इसको खींचोगे तो ये मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, एक रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे। ये मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, एक रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, आप इसको खींचो, आप इधर से भी इसको खींचो, तो इसके मॉलिक्यूल्स आपस में क्या करेंगे, एक रेजिस्टेंस आपको देंगे। तो ये जो रेजिस्टेंस होता है ये अप्लाइड फोर्स के इक्वल होता है। रेजिस्टेंस जो होता है वो किसके इक्वल होता है, अप्लाइड फोर्स के इक्वल होता है। लेकिन जैसे ही आपका अप्लाइड फोर्स जो है वो रेजिस्टेंस फोर्स से ज़्यादा हो जाता है तो बॉडी आपकी फ्रैक्चर कर जाती है। ध्यान से सुनना, फेलियर नहीं बोल रहा हूँ, फ्रैक्चर बोल रहा हूँ। यानी कि जैसे ही आप क्या करते हो, इस पे जो पी है वो आप लोग का ज़्यादा हो जाता है एफ से, तो ये आप लोग की बॉडी क्या कर जाती है, फ्रैक्चर कर जाती है, टूट जाती है। समझ में आई बात? तो ये बॉडी क्या करती है, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं एक रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं इसको एक्सटर्नल फोर्स के अगेंस्ट। तो देखो स्ट्रेस क्या होता है, इसको हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, द इंटरनल रेजिस्टेंस फोर्स अगेंस्ट डिफॉर्मेशन। यानी कि जो आप उसको डिफॉर्म करने की कोशिश कर रहे थे बॉडी पे फोर्स लगा करके, तो एक इंटरनल फोर्स होता है जो उसको उसके डिफॉर्मेशन के अगेंस्ट रजिस्ट करता है। और वो जो रेजिस्टेंस फोर्स होता है पर यूनिट एरिया, ध्यान से सुन लो बेटा, पर यूनिट एरिया ऑन विच फोर्स कंसीडर्ड। पूरा पढ़ना है इसको, फिर आप कंफ्यूज हो जाते हो। पर यूनिट एरिया, देखो स्ट्रेस पहली बात तो फोर्स अपॉन एरिया नहीं होती, ये बिल्कुल गलत है। ये फोर्स भी गलत है और ये एरिया भी गलत है। क्यों है? तो देखो बेटा, स्ट्रेस जो होती है ना वो इंटरनल रेजिस्टेंस फोर्स पर यूनिट एरिया होती है, लेकिन एरिया वो लिया जाता है जिस पर हम फोर्स कंसिडर कर रहे हैं। अगर हमारा प्लेन ऐसे है, बॉडी इस पे फोर्स अगर हमारा इस पे लग रहा है तो हम एरिया ये लेंगे। अगर हमारा सपोज इस तरीके की बॉडी है और फोर्स हमारा इस पे लग रहा है तो तब क्या अब ये वाला एरिया लोगे? नहीं बाबू, यही बात तो समझनी है कि हमें एरिया वो लेना होता है जिस पे हमारा फोर्स कंसिडर करा जाता है, जिस पे हमारा फोर्स अप्लाई हो रहा होता है, वो हमें एरिया लेना होता है। तो स्ट्रेस क्या होती है, इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। तो देखो मैंने यहाँ पे समझाने की कोशिश भी करी है। अगर ये कोई बॉडी है हमारे पास और इस पे हम जो टेंसाइल फोर्स लगा रहे हैं वो क्या लगा रहे हैं,
पी अमाउंट का एक टेंसाइल फोर्स लगा रहे हैं, तो पी अमाउंट का जब टेंसाइल फोर्स लगा रहे हैं तो इधर से बॉडी क्या करेगी, इसको रजिस्ट करने की कोशिश करेगी। इंटरनल रेजिस्टेंस, इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो इंटरनल रेजिस्टेंस अप्लाई करेंगे। और हमको मालूम है कि सोम में बाबू हम क्या पढ़ते हैं, डिफॉर्मेबल बॉडी। सोम में हम क्या पढ़ते हैं, डिफॉर्मेबल बॉडी। और डिफॉर्मेबल बॉडी पे जो नेट फोर्स होता है वो क्या होता है, जीरो। तो ये फोर्स आउटवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, ये लेफ्ट में, ये राइट में लग रहा है, तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा, जीरो। तो P इजिकल टू कितना हो गया, एफ, यानी कि P इजिकल टू एफ हो गया। तो अब स्ट्रेस को आप P अपॉन ए लिखो या फिर F अपॉन ए लिखो, क्या फ़र्क पड़ रहा है, क्योंकि दोनों ही क्या है, इक्वल है। ये चीज़ हमें समझ में आ गई। तो देखो डिफॉर्मेबल बॉडी में नेट फोर्स जीरो होता है, तो P माइनस एफ इजिकल टू जीरो, तो P इजिकल टू एफ। तो मैं स्ट्रेस क्या लिख सकता हूँ, स्ट्रेस लिखूंगा फोर्स अपॉन एरिया की रेजिस्टिंग फोर्स अपॉन एरिया, तो रेजिस्टिंग फोर्स अपॉन एरिया। अब यहाँ पे बाबू हमको ये बता दो, ये जो ए होगा क्या ये क्रॉस सेक्शन एरिया होगा, ए जो होगा वो क्रॉस सेक्शन एरिया होगा। तो मैं कहूँगा बिल्कुल हाँ सर क्रॉस सेक्शन एरिया होगा। लेकिन मुझे इस चीज़ का जवाब देना है कि ए जो क्रॉस सेक्शन एरिया होता है उसको हम क्रॉस सेक्शन एरिया क्यों लेते हैं, यानी कि यहाँ पे इस बॉडी में अगर हम बात करें जिस पर हमने फोर्स लगाया था, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्यों लेते हैं। और उससे पहले तो मुझे यही समझा दो कि क्रॉस सेक्शन एरिया होता क्या है। तो क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होता है और स्ट्रेस में सर हम क्रॉस सेक्शन एरिया क्यों लेते हैं, ये दो क्वेश्चन हमारे यहाँ से फ्रेम होते हैं, तो दोनों को हम डिस्कस करेंगे। देखिए सबसे पहले समझो स्ट्रेस क्या हो गया, फोर्स अपॉन एरिया। अब फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन। भाई बच्चे बच्चे को मालूम है, 8th क्लास से हम पढ़ते आ रहे हैं। और एरिया क्या होता है, मीटर स्क्वायर होता है, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो बाबू जब हम तुमको फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ाए थे तो हम तुमको बोले थे कि 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जो होता है वो 1 पास्कल के इक्वल होता है, और 1 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जो होता है वो 1 किलो पास्कल के इक्वल होता है, और 1 न्यूटन पर एम स्क्वायर 1 मेगा पास्कल के इक्वल होता है, और 1 किलो न्यूटन पर एम स्क्वायर 1 गीगा पास्कल के इक्वल होता है। और ये भी थोड़ा सा आप इसको याद रख लेना, 1 मेगा पास्कल 10⁻⁶ पास्कल के होता है, और 1 गीगा पास्कल 10⁹ पास्कल के इक्वल होता है। ये भी आप लोग को याद करना है, ठीक है। ये थोड़ा सा था जो मैंने आप लोग को बता दिया। अब यहाँ पे हमारे पास क्या आया, हमको ये समझ आ गया कि सर फोर्स हमारा इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स हो गया और एरिया हमारे पास क्रॉस सेक्शन एरिया हो गया। लेकिन हमने क्रॉस सेक्शन एरिया लिया क्यों, ये जो हमारे पास एरिया है, आपने बॉडी का क्रॉस सेक्शन एरिया क्यों लेते हैं हम, इस चीज़ को हमको बताइए। तो सबसे पहले क्रॉस सेक्शन एरिया होता क्या है, देखो सपोज ये कोई बॉडी है हमारे पास, बॉडी के हम इसको बीम ही ले ले रहे हैं, ठीक है। बीम क्या होता है बताऊंगा, टेंशन मत लो, बस कोई बीम अभी आप समझ जाओ, बीम जो भी आप समझ लो वो समझ लो, ठीक है, बीम को। लेकिन जब मैं बताऊंगा तो आपका नज़रिया ही चेंज हो जाएगा बीम को भी देखने का। तो यहाँ पे देखो ये कोई बॉडी थी हमारे पास, तो अभी अब इस बॉडी की आप सबसे बताओ लॉन्गेस्ट साइड कौन सी होगी, तो ये इसकी लॉन्गेस्ट साइड होगी, लेंथ, जो इसकी लेंथ होगी। ये क्या होगी, इसकी ब्रेथ होगी, और ये क्या होगी, इसकी डेप्थ होगी। होगी कि नहीं, ये बीम का। तो अब देखो जो बीम है उस बीम की जो लॉन्ग, कोई बीम कोई या कोई भी चीज़ हो, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ, कोई भी जनरल बता रहा हूँ, जनरल कोई भी ऑब्जेक्ट हो, जब उस ऑब्जेक्ट की जो लॉन्गेस्ट साइड होती है, जो लॉन्गेस्ट साइड होती है, जब उसके परपेंडिकुलर आप काटते हो किसी बॉडी को, तो सामने से देखने पर, फ्रंट से देखने पर जो हमको उस बॉडी का देखने को जो पोर्शन मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया बोलते हैं। जैसे कि ये बॉडी है तो इसकी लॉन्गेस्ट साइड क्या है, ये, तो इस लॉन्गेस्ट साइड के परपेंडिकुलर आप काटो, तो ऐसे ही तो काटोगे इसको, परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे ऐसे ही काटोगे। तो देखो हमने ग्रीन वाला पोर्शन इसके परपेंडिकुलर काटा है 90 डिग्री पे, काटा कि नहीं, यहाँ से देखो 90 डिग्री पे काटा है इसको। तो ये जो हमको देखने को मिल रहा है, ये आपको सर क्या देखने को मिल रहा है, तो एक आपको ये रेक्टेंगल देखने को मिल रहा है। तो इसका क्रॉस सेक्शन कैसा हो गया, इस बॉडी का क्रॉस सेक्शन हो गया रेक्टेंगल, सही है। अब सपोज आपने क्या करा है, एक बॉडी ले ली ये, ठीक है, ये कोई बॉडी थी जो कि एक सिलेंडर था। अब इसकी लॉन्गेस्ट साइड ये होगी सर, अब इस लॉन्गेस्ट साइड के परपेंडिकुलर आप इसको काटो, तो लॉन्गेस्ट साइड के जब परपेंडिकुलर आप काटोगे तो इस तरीके जब आप काटोगे तो यहाँ पे भी आपको सर क्या नज़र आएगा, एक सर्किल नज़र आएगा। तो इस बॉडी का क्रॉस सेक्शन एरिया कैसा हो गया, सर्किल। तो क्रॉस सेक्शन एरिया समझ में आ गया। एक होता है जनरल एरिया, जनरल एरिया मतलब ये बॉडी जिस जगह पर रखी गई है, जितनी जगह को ये घेर रही है, जितनी जगह को ये घेर रही है, उसको हम क्या बोलेंगे, उसका जनरल एरिया बोलेंगे, ठीक है। और एक क्रॉस सेक्शन एरिया हमारा हो गया, ठीक है। तो हमारे पास समझ में आएगा क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होता है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे क्रॉस सेक्शन एरिया हम क्यों लेते हैं। तो देखो बाबू इस चीज़ को समझो आप, ये हमारे पास क्या है, एक बॉडी थी, अगर मैंने इसको परपेंडिकुलर ही कट करा तो आपको नज़र आया एक रेक्टेंगल। क्या नज़र आया सर, एक रेक्टेंगल नज़र आया, बिल्कुल इसमें कोई वो नहीं है, ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं लग रहा है, सिंपल सा इसको कट करेंगे तो क्या आएगा, एक रेक्टेंगल नज़र आएगा। अब देखो यार उतने रिसोर्सेज नहीं है सच में, अगर रिसोर्सेज होते ना, सपोज अगर मैं आपको कैमरे की हेल्प से पढ़ा रहा होता ना, तो आपको ऐसी फीलिंग दिला देता ना स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल आरसीसी, आपको भूलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, एक बार पढ़ लो ख़त्म कहानी, ठीक है एकदम।
एकदम झक्कास तरीके से, ठीक है, अपने स्टाइल में। तो अगर हम इसको कट करेंगे तो बाबू यहाँ पे क्या मिलेगा हमको, रेक्टेंगल मिलेगा। क्या मिलेगा, रेक्टेंगल मिलेगा, ठीक है। तो इसका एरिया हमने ले लिया A1। अब मैं वहीं पे कह रहा हूँ सर आप इसको ना, आप 90 डिग्री पे मत काटो, आप इसको 45 डिग्री पे काटो, इस तरीके से कट करो बॉडी को, किस तरीके से, 45 डिग्री के एंगल पे कट करो। तो हमने इसको 45 डिग्री के एंगल पे कट कर लिया। तो अब मुझे ये बताओ कि जब इस बॉडी को आप कट करोगे तो एक A1 मिलेगा और एक हमें क्या मिलेगा, A2 मिलेगा। एक हमें क्या मिलेगा, A1 मिलेगा, एक हमें A2 मिलेगा। इनमें से कौन सा एरिया ज़्यादा होगा? आप एक काम करो, अब चौक होती है, चौक, चाक जिसको बोलते हैं, चाक चौक, ठीक है, जिस पर बोर्ड पे जिससे लिखते हैं, तो उस चौक को ना एक बार तो आप बीच में से काट दो और एक बार 45 डिग्री के एंगल पे काट दो, ऐसे करके। ये कोई बॉडी है, ठीक है, तो एक बार तो आप इसको ऐसे करके कट कर दो और एक बार आप इसको इस तरीके से कट कर दो, इस तरीके से कट कर दो। तो इनमें से बताओ कौन सा एरिया ज़्यादा होगा? ये A1 है और ये A2 है, तो जाहिर सी बात है सब लोग बोलेंगे सर A2 ज़्यादा होगा, इंक्लाइन वाला एरिया क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है। अब बाबू एक चीज़ बताओ, स्ट्रेस इज इक्वल टू कितना था, फोर्स अपॉन एरिया। स्ट्रेस इज इक्वल टू क्या था, फोर्स अपॉन एरिया, था कि नहीं? तो अब यहाँ पे आ जाओ तुम लोग, देखो अब स्ट्रेस इज इक्वल टू अगर हमारा फोर्स अपॉन एरिया था, तो अगर हमारा एरिया कम होगा तो स्ट्रेस ज़्यादा होंगी कि नहीं, और अगर एरिया हमारा ज़्यादा होगा तो स्ट्रेस कम होगी कि नहीं। अब इसका क्या यूज है सर? इसका यूज ये है, यहाँ पे अगर समझो स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया अगर होता है, रेजिस्टिंग फोर्स अपॉन एरिया अगर होता है, तो जब हम कोई भी स्ट्रक्चर डिज़ाइन करेंगे तो यही सोचेंगे कि वह मेंबर ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेस को बियर कर सके। जाहिर सी बात है सर, अगर मैं टेबल डिज़ाइन कर रहा हूँ, वो जो टेबल मैंने अभी आपको दिखाई थी, तो मैं यही कोशिश करूँगा कि वो टेबल ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेस को बियर कर सके, तभी ऐसी तो मैं डिज़ाइन करूँगा ना। तो अगर कोई भी मटेरियल ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेस को बियर कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेस को बियर कर सके, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उसका एरिया कम रखना पड़ेगा कि नहीं रखना पड़ेगा? क्यों? क्योंकि सर स्ट्रेस जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन ये बोलता है कि अगर आप एक क्वांटिटी को कम करोगे तो दूसरी क्वांटिटी बढ़ जाएगी, और अगर एक क्वांटिटी को बढ़ाओगे तो दूसरी क्वांटिटी आपकी कम हो जाएगी। यही तो होता है ना इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन क्या होता है कि एक क्वांटिटी को बढ़ाओगे तो दूसरी भी बढ़ेगी, एक को कम करोगे तो दूसरी भी कम होगी। सही है कि नहीं? तो इसलिए हम क्या लेते हैं, क्रॉस सेक्शन एरिया लेते हैं, क्योंकि क्रॉस सेक्शन एरिया हमारा क्या होता है, कम होता है। यहाँ पे देखो क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है हमारा, कम है। किसके कंपैरिजन में? इंक्लाइंड जो एरिया लिया उसके कंपैरिजन में। तो बॉडी को आप कई तरीके से काटना, फिर उसमें देखना कि जो एरिया आप लोग को कम से कम मिलेगा वो क्रॉस सेक्शन एरिया मिलेगा। और क्रॉस सेक्शन एरिया हम कंसिडर करेंगे क्योंकि हम ये चाहेंगे कि हमारी बॉडी ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेस को कैरी कर सके, है कि नहीं? ये हमारे पास होता है। तो यहाँ पे हमारे पास जो स्ट्रेसेस आएंगे उनको हम बोल देंगे सिग्मा इंड्यूस्ड स्ट्रेसेस, यानी कि जो डेवलप्ड हुई स्ट्रेसेस हैं, किसकी वजह से? लोड की वजह से, क्रॉस सेक्शन एरिया पे। सही है कि नहीं? अब देखो, वी नो, हम जानते हैं द परमिसिबल स्ट्रेस ऑफ मटेरियल फॉर डिज़ाइनिंग। अगर हमको डिज़ाइन करना है तो परमिसिबल स्ट्रेस हमें पता होती है, परमिसिबल स्ट्रेस हमको पता है। परमिसिबल स्ट्रेस ऊपर मैंने आपको बताया था, जो भी परमिसिबल लोड आपने उसके ऊपर अलाउ करा है, उन परमिसिबल लोड की वजह से आपको परमिसिबल स्ट्रेस मिल गई। तो अब आपको पता है परमिसिबल स्ट्रेसेस आपको पता है, और जो लोड की वजह से इंड्यूस हो रही हैं वो आपको पता है। तो आप, जाहिर सी बात है, जितनी परमिसिबल स्ट्रेस इंड्यूस हो सकती थी उस मटेरियल में, उससे कम ही उस पर क्या करवाओगे, इंड्यूस करवाओगे, तभी आपका वो क्या रहेगा, तभी वो स्ट्रक्चर आपका सेफ रहेगा। किसी भी वजह से जितना आपको परमिसिबल थी, अगर उससे ज़्यादा हो गई, जो स्ट्रेस डेवलप्ड हो रही हैं लोड की वजह से, एक्सटर्नल लोड की वजह से जो स्ट्रेस डेवलप्ड हो रही हैं, अगर वो ज़्यादा हो गई तो वो हमारी क्या हो जाएगी, फेल हो जाएगी। तो ये वही वाली कंडीशन है कि 10 किलो न्यूटन पे अगर हमें परमिसिबल स्ट्रेस मिल रही थी, तो इससे कम पे जो लोड, चाहे वो 8 हो, चाहे वो 5 हो, चाहे वो 2 हो, कितना ही हो, तो वो आपका क्या होगा, वो इंड्यूस स्ट्रेस देगा। लेकिन अगर ये 10 किलो न्यूटन पे हमें परमिसिबल स्ट्रेस मिल रही थी और 12 अगर आपने लगा दिया, तो यहाँ पे इंड्यूस स्ट्रेस जो हो जाएंगी वो परमिसिबल से ज़्यादा हो जाएंगी और स्ट्रक्चर हमारी फेल कर जाएगी। वो स्ट्रक्चर क्या कर जाएगी, हमारी फेल कर जाएगी। अगर आपने मेरे अभी ये कॉन्सेप्ट सीख लिए ना, तो स्ट्रक्चर एनालिसिस, आरसीसी और स्टील ऐसी लगेगी बेटा हलवा, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल एकदम आसान आप लोग को लगेगी, आप परेशान मत हो, ठीक है।
बस चीज़ों को सीखते जाओ। मैंने आपको बोला तो सारी जिम्मेदारी मेरे पे छोड़ दो। मैं ना आपको इतनी इतनी बार चीज़ें रिवाइज़ करा दूंगा, और चीज़ों को रिवाइज़ करा करा करके ही जहाँ पे स्ट्रेस आएगा वहाँ पे बार बार बोलूँगा कि इंटरनल रजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, तो आपको वहाँ पे समझ में आएगा कि बार बार जब मैं बोलूँगा तो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जब डिफॉर्मेबल बॉडी की बात आएगी तो नेट फोर्स जीरो, नेट मोमेंट जीरो, बार बार रिवाइज़ करता रहूँगा, कराता रहूँगा, बोलता रहूँगा, खुद ही याद हो जाएगा क्लास के अंदर ही। ठीक है, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं, लोड लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसके बाद आती है हमारे पास टाइप्स ऑफ स्ट्रेसेस। आई थिंक मुझे ये चीज़ें ना यार नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करनी चाहिए कि टाइप्स ऑफ स्ट्रेसेस हमारे पास कितने तरीके की होंगी, क्योंकि फिर हमारे पास रिलेशन आ जाएगा। फिर रिलेशन के बाद स्ट्रेसेस हमारे पास, क्योंकि गाइस थोड़ी तबीयत भी ख़राब हो रही है यार। नेक्स्ट पार्ट में आप लोग के साथ ही डिस्कस करूँगा। देखो बहुत सारा कंटेंट है। उससे पहले देखिए मैं आप लोग को बता देता हूँ कि अगर अभी तक आपने हमारे कोर्स में इनरोल नहीं किया है तो सभी सब्जेक्ट्स के पीडीएफ और वीडियो लेक्चर आप लोग को मिल जाएंगे। आपका कोई भी एग्ज़ाम हो, कोई भी जेईई का एग्ज़ाम हो, वन ऑफ द बेस्ट कोर्स होने वाला है, तो जा करके ज्वाइन कर लो। अभी लो प्राइस चल रहा है, बहुत लो प्राइस, 499। क्या होता है यार 499? 499 पे आप बताओ मुझे क्या होता है 499 पे? आप इससे ज़्यादा हमारी 500 और 600 रुपीज़ फ़ीस ना ट्यूशन फ़ीस होती थी 10-12 की, जो कि पर मंथ होती थी। इससे कहीं ज़्यादा कम प्राइस पे आप लोग को मिल जा रहा है। ठीक है, तो आप पढ़ लो। देखो अपनी तारीफ़ अपने मुंह से तो नहीं करनी चाहिए, लेकिन हाँ आप लोगों को अगर चीज़ें अच्छी लग रही हो ना तो प्लीज़ आप भरोसा करो यार, आप लोगों को मैं निराश नहीं होने दूंगा। उस लेवल तक आप लोग को ले जाऊंगा कि आपकी फीलिंग ही चेंज हो जाएगी। इंजीनियरिंग को पढ़ने के बाद ना अपने जो चारों तरफ की चीज़ें देखोगे ना, देखने का नज़रिया ही चेंज हो जाएगा। सच में मज़ा सा आ जाएगा एक। ठीक है, तो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में आप लोग के साथ इससे आगे का पोर्शन कंटिन्यू डिस्कस करूंगा। तो वीडियो अगर आप लोग को अच्छी लगे तो प्लीज़ यार लाइक ज़रूर कर देना, शेयर करना और कमेंट करके मेरा मोटिवेशन ज़रूर बढ़ा देना अगर चीज़ें अच्छी लगें। तो आप अगर कमेंट करते हो ना तो दिल एकदम खुश हो जाता है कि हाँ यार मैं जो चीज़ दे रहा हूँ ना वो एकदम सही जगह पर जा रही है। तो लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करके बताओ यार कैसा लग रहा है। एकदम आग लगा दो कमेंट बॉक्स में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।